हमारे पास डिफेंस सिस्टम्स दो तरह के, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ब्लड सेल्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब हमारे पास WBCs इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो हमारे पास इंटरनल डिफेंस सिस्टम है। ये तो बॉडी के अंदर है। बॉडी बाहर भी उसने बैरियर्स लगाए हुए हैं कि बाहर से ही वो प्रोटेक्शन कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन एक प्रोटेक्टिव बैरियर है बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड योर इंटरनल एनवायरनमेंट। आपका ब्लड, आपके सेल्स, आपके टिश्यूज, आपके ऑर्गन सिस्टम सब स्किन के नीचे हैं। स्किन एक प्रोटेक्टिव लेयर है, तो एक डिफेंस मैकेनिज्म आपका स्किन है। ठीक है। सिमिलरली हम अभी गैस एक्सचेंज का टॉपिक पढ़कर आ रहे हैं। गैस एक्सचेंज में हमने पढ़ा था कि हमारे पास नेजल हेयर होते हैं। ठीक है। नेजल हेयर का क्या काम होता है? कोई भी डस्ट पार्टिकल है, कोई भी मोटा पार्टिकल है जो आपके ईयर ट्रैक में घुस रहा है, उसको नेजल हेयर रिमूव कर देता है, आप छींकना शुरू हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल उसी तरह से आपके पास हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं सीलिया की, वो ब्रश ऑफ कर रही होती है, राइट। सिमिलरली ये तो फिजिकल बैरियर्स हो गए। फिजिकल बैरियर्स में क्या आ रहा है? आपका स्किन आ रही है, नेजल हेयर आ रहा है। सिमिलरली हमने गैस एक्सचेंज में ही म्यूकस प्रोडक्शन पढ़ी। म्यूकस एक केमिकल है। ठीक है। म्यूकस केमिकल क्यों है? क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन हमने ऐसे पढ़ी थी कि हमारे पास बेसिकली हमारी जो पहली लेयर होती है ट्रैकिया की, उसमें हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है? हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा होता है, म्यूसिन। और वो ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकस ग्लैंड के एक फ्लूइड, सीरस फ्लूइड के साथ मिक्स होकर क्या बना रहा होता है? म्यूकस बना रहा होता है। म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन प्लस योर सीरस फ्लूइड, दे फॉर्म अ केमिकल कॉल्ड म्यूकस, राइट। तो ये केमिकल होता है। म्यूकस हमने कहा था स्टिकी इन नेचर होता है, तो होता ही है इट इज लाइनिंग अ लॉट ऑफ इट इज लाइनिंग योर एयर ट्रैक, इट्स लाइनिंग योर ट्रैक हियर, इट्स इंश्योरिंग कि कोई भी अगर बैक्टीरिया, कोई भी डस्ट पार्टिकल एंटर कर गया एयर ट्रैक में, तो वो स्टिकी म्यूकस से चिपक जाए और अंदर पेनिट्रेट ना करे, और फिर म्यूकस को सीलिया बाहर ब्रश ऑफ करके निकाल देता है। उसी तरह से स्टमक में हमने पढ़ा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, तो कोई भी बैक्टीरिया हमारे गट में, हमारे स्टमक में एंटर करता है, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी जो एसिडिटी है, जो उसका एसिडिक नेचर है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है किसी हमारे बैक्टीरिया को। तो केमिकल बैरियर्स हमारे पास, उसकी एग्जाम्पल क्या है? म्यूकस और HCl। तीसरी एग्जाम्पल हमारे सेल्यूलर बैरियर्स। कुछ सेल्स भी बजाते बैरियर्स या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एक्सटर्नल लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कभी कट लगता है, तो आपने देखा होगा आपकी स्किन रिपेयर कर जाती है, राइट। स्किन कैसे रिपेयर करती है? आप O लेवल से पढ़कर आ रहे होंगे कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, दे ट्रिगर अ रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से आपका एक फाइब्रस नेटवर्क बन जाता है और आपका स्किन जो है वो रिपेयर कर जाती है, राइट। कैन यू रिकॉल दैट? हमारे पास जो स्किन रिपेयर का या कोई भी हमारे पास कहीं पे भी कट लग जाए, तो फौरन से एक मेशवर्क, एक नेटवर्क, एक वेब हमारे पास माइटोसिस कर करके प्लेटलेट्स बनवा देते हैं ताकि स्किन हमारे पास कवर हो जाए। यस, बिल्कुल। वो फिब्रिन, फिब्रोनोजन से फिब्रिन जो बनता है और उसकी जो थ्रेड्स है, उसका जो मेशवर्क बनता है, उस प्रोटेक्शन को हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो एक कवरिंग बन गई ताकि अगर स्किन खुली रहेगी, हमारा वुंड खुला रहेगा, तो हमारे पास कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकता है, राइट। तो हमारे पास जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, वो भी एक तरह से एक्सटर्नल बैरियर है। तो एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म डज नॉट इन्वॉल्व WBCs, इट्स नॉन स्पेसिफिक। ये किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन या किसी एक पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट नहीं है। ये हर फॉरेन पार्टिकल को ब्लॉक करेगा, ये हर फॉरेन पार्टिकल को हद दर्जा कोशिश करेगा कि वो पेनिट्रेट ना करे सिस्टम में, और उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, एक ही तरह से हमारी स्किन प्रोटेक्शन दे रही है, एक ही तरह से नेजल हेयर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक ही तरह से म्यूकस अपना एक्शन कर रहा है, एक ही तरह से HCl मार रहा है बैक्टीरिया को, और एक ही तरह से क्लॉटिंग मैकेनिज्म हो रहा है। सो एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म डज नॉट इन्वॉल्व योर WBCs, इट इज नॉन स्पेसिफिक, यानी किसी पर्टिकुलर पैथोजन को ये टारगेट नहीं कर रहा होता, फिक्स्ड है और कांस्टेंट रिस्पॉन्स है। इज एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म क्लियर टू यू?
ओके, अब आ जाते हैं हम इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म पे। हमारे पास कोई शैतान किस्म का पैथोजन था, इन सारे जो हमारे बैरियर्स हैं उन सबको फलांगता हुआ वो इंटरनल एनवायरनमेंट में घुस गया। फिजिकल बैरियर को भी पीछे छोड़ दिया, केमिकल बैरियर को भी पीछे छोड़ दिया, सेलुलर बैरियर से भी वो एस्केप करके हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट में एंटर कर गया। हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट में, सॉरी, इंटरनल डिफेंस सिस्टम में हमारे दो किस्म के इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं। यहाँ पर हमारे पास इम्यून सिस्टम आ गया या इम्यून रिस्पॉन्स आ गए। अभी तक तो हमारे पास इम्यून, जो हमारे पास स्किन का बैरियर है या प्लेटलेट्स का रिस्पॉन्स है या हमारे पास केमिकल बैरियर्स हैं, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है। जब ये एक्सटर्नल छोटे मोटे बैरियर्स को दूर करता हुआ इंटरनल एनवायरनमेंट में ब्लड में एंट्री कर गया है, अब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम का एक, अच्छा तो मैंने सबसे बचकर आ गए, अब मुझसे कैसे बच के निकलोगे? ठीक है, इंटरनल डिफेंस सिस्टम के भी दो टाइप्स हैं, एक इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स और एक अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। अब इनमें फर्क क्या है? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स को। अच्छा, मैं आपको बता, एज आई सेड, हमारे पास लाइन ऑफ मैकेनिज्म्स होता है, सॉरी, लाइन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा हमारा एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म होगा, यानी सबसे पहली जो डिफेंस हमारे पास बॉर्डर्स पे क्या होता है, पहली क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सोल्जर्स होती है, फिर उनके पीछे एक लाइन ऑफ सोल्जर होती है थोड़ी दूर, फिर उनके पीछे डिफरेंट लेवल्स पे हमारे पास ना डिफेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना सोल्जर्स। पहली लाइन ऑफ जो डिफेंस होती है, वो पहली जो सोल्जर्स फेस कर रहे होते हैं दुश्मन को, उसको कहते हैं। तो एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देन योर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज योर इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। इसको भी अगर हमारा पैथोजन एस्केप कर जाए या इससे भी हमारा पैथोजन सक्सेसफुली खत्म ना हो, फिर हमारे पास थर्ड एंड मोस्ट एडवांस्ड लेवल ऑफ डिफेंस लाइन आता है, जो कि हमारा एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो इन सारे बैरियर्स को, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, हमारे पैथोजेंस ने क्रॉस करना होता है, या हमारी लाइन ऑफ डिफेंसेस ऐसे चल रही होती है। ठीक है, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। अब लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन इनेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस। हमारे पास इनेट इम्यून रिस्पॉन्स और अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का एक डिफरेंस तो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि जी, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स से हमारे फैगोसाइट्स यानी न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं, और अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे पास हमारे लिम्फोसाइट्स यानी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, एक तो ये फर्क है। दूसरा फर्क क्या है? दूसरा फर्क ये है कि हमारे पास जो फैगोसाइट्स होते हैं वो होते हैं नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। यानी फैगोसाइट्स, मैंने कहा ना कि हमने एक एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसको वो भी हमारे पास नॉन स्पेसिफिक था। वो ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर कोई रिसेप्टर है या कोई आइडेंटिफाई करेगा किसी फॉरेन पार्टिकल को तो खाली उसके अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करेगा, नहीं। हमारा एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम नॉन स्पेसिफिक है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट रिस्पॉन्स। उसी तरह से जो हमारे फैगोसाइट्स है ना, फैगोसाइट्स क्या करते हैं, वो बस पहचान लेते हैं। उनका काम होता है कि अच्छा, उनको पता चल गया कि कोई शैतान किस्म का पैथोजन आ गया, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या है, क्यों है, कैसा है। बस उनको ये पता है कि वो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। उनको जैसे ही पता चलेगा कि यार कोई भी आउट ऑफ ऑर्डिनरी, आउट ऑफ नॉर्मल सेल बॉडी के अंदर आ गया है, वो ना इधर देखेंगे, ना उधर देखेंगे, ना उसे देखेंगे, वो अपना काम शुरू कर देंगे। Phagocytosis is non-specific in nature. फॉरेन पार्टिकल आया, फैगोसाइट्स फौरन उसकी तरफ भागे, उसको इनगल्फ कर लिया और उसको डाइजेस्ट करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास जो फैगोसाइट्स हैं या उनका ये जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स है, ये मेरे पास क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है। इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट मेरे पास अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसका मतलब है कि वो स्पेसिफिक इन नेचर है। कैसे स्पेसिफिक इन नेचर है, we will talk about it tomorrow. आज हमारा फोकस innate immune response है। Similarly, हमारे पास lymphocytes इन्वॉल्व है ना adaptive immune response में। lymphocytes में हमने कहा था बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं। बी सेल्स में प्लाज्मा सेल्स होते हैं और बी मेमोरी सेल्स होते हैं। टी सेल्स में टी हेल्पर, टी किलर सेल्स होते हैं और उन दोनों की मेमोरी सेल्स होती हैं, राइट। मेमोरी सेल्स का मतलब है कि अगर फिर से वो, एंड
एंटीजन या वो फॉरेन पार्टिकल फिर से एंटर कर जाएगा तो पूरा ये इम्यून सिस्टम या पूरा ये जो डिफेंस सिस्टम का लंबा चौड़ा प्रोसीजर जो हम आज और कल में कवर करेंगे, उस सब से गुजरे बगैर हमारा बॉडी की जो ये मेमोरी सेल्स हैं वो फौरन से उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और जल्दी से काम तमाम कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जब कैरी आउट होता है तो खाली वो रिस्पॉन्स एक दफा कैरी आउट करके भूल नहीं जाता, वो उस पूरे रिस्पॉन्स का, उस पूरे फॉरेन पार्टिकल की जो मेमोरी है वो अपने अंदर रखता है। तो हमारे पास इसमें क्या डेवलप होती है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है, अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, कि जो उसने स्पेसिफिक एंटीजन या स्पेसिफिक पैथोजन को टारगेट किया था उसकी मेमोरी वो रखेगा कि अच्छा अब ये फिर से आएगा तो मैं फिर से इसको मार भगाऊं। ऑन द कॉन्ट्री हमारे जो फैगोसाइट्स से मैंने कहा ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है, बस पता चल गया कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया है बस उसको खा जाना है, तो इनकी कोई इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप नहीं होती है। तो हमारे पास इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ये चीज क्लियर है? एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट? लेवल्स ऑफ डिफेंस सिस्टम के डिफेंस मैकेनिज्म समझ आ गया, एक्सटर्नल इंटरनल एंड इंटरनल में भी इनेट और एडाप्टिव क्लियर है अभी तक? स्पेसिफिक क्या है? अच्छा, स्पेसिफिक का मतलब ये है कि आपको पता हो कि आप इस एंटीजन या आप इस फॉरेन पार्टिकल को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं स्पेसिफिसिटी, क्योंकि अभी तक रिलेवेंट नहीं है इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स पे, हमें स्पेसिफिसिटी पे बात नहीं करनी, तो हम स्पेसिफिसिटी को कल के लिए छोड़ते हैं। कल हम पूरा अडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि कैसे ये स्पेसिफिक इन नेचर है, ठीक है। लेट्स कीप इट फॉर टुमारो, मैं ये कल आपको एक्सप्लेन करूंगी कि स्पेसिफिसिटी क्या है, ठीक है। कैन आई प्रोसीड टू फैगोसाइटोसिस? ओके, बहुत छोटा सा, मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे फैगोसाइटोसिस को कंप्लीट करने में। अच्छा जी, हमारे पास व्हाट वी आर डिस्कसिंग innate immune response। innate immune response के बारे में अभी तक हमें क्या क्या पता है कि इसमें क्या परफॉर्म हो रहा होगा फैगोसाइटोसिस परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, फैगोसाइटोसिस कौन प्रोवाइड कर रहे होते हैं? न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, एंड मेनली हमारे पास मैक्रोफेजेस आर द मोर इम्पोर्टेंट ones to perform the phagocytosis or other। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, इसको हम स्टेप्स में डिवाइड करके एक एक करके आराम आराम से लेके चल के पढ़ते हैं। मैंने अभी कहा था कि फैगोसाइट्स को ये जैसे ही पता चल जाए, जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल शार्क के लिए हम कहते हैं कि शार्क की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो दूर से अपनी जो भी उसका शिकार होता है उसको स्मेल करके उसकी तरफ स्विम करती है तेजी से, राइट। उसी तरह से हमारे पास जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स की सेंस ऑफ स्मेल हम यूज कर रहे होते हैं ना, पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑल ऑफ दैट टू स्मेल द ब्लड और मे बी दिस एनी ट्रेसेस ऑफ द क्रिमिनल और समथिंग। तो यही होता है फैगोसाइटोसिस को ना, कहीं से केमिकल सिग्नल तक कहीं से पता चल जाता है कि यार कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर किया है, क्योंकि हमारे पास केमिकल सिग्नल से पता चलता है। तो केमिकल सिग्नल की वजह से वो मूव करते हैं एंड एग्जैक्टली कीमोटैक्सिस परफॉर्म करते हैं। कीमो का मतलब केमिकल से डिराइव हुआ है, टैक्सिस का मतलब होता है मूवमेंट। सो कीमोटैक्सिस सबसे पहले होता है कि वो भागते हैं अपने फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन की तरफ, ठीक है। जब कीमोटैक्सिस हो जाता है तो जब वो पहुंच जाते हैं अपने पैथोजन के पास तो वो उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं कि यार ये मेरा फॉरेन पार्टिकल है, ये मेरा सेल्फ एंटीजन नहीं है, ये मेरे बॉडी का सेल नहीं है, ये तो एक फॉरेन सेल। तो वो क्या होती है कीमोटैक्सिस के बाद? रिकग्निशन। और जब वो रिकग्नाइज कर लेते हैं एक फॉरेन पार्टिकल को तो फिर अपने आप को उस फॉरेन पार्टिकल पे अटैच कर लेते हैं, उससे चिपक जाता है, उसको इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं। तो रिकग्निशन,
एंड अटैचमेंट विद पैथोजन। ठीक है, रिकग्नाइज कर लिया, अटैच कर लिया, चिपक गए। हमारे पास फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस हमारे पास एक टाइप का एंडोसाइटोसिस है, यानी बैक्टीरिया, सॉरी यानी हमारे पास, जी बिल्कुल, हमारे पास जो कीमोटैक्सिस करके, अब ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पे ये मेरा WBC था, पैथोजन था, सॉरी मेरा WBC था, मेरा फैगोसाइट था, और मेरा जो एंटीजन है वो यहाँ पर है, मेरा एंटीजन सेल यहाँ पर है। ये मेरे पास कीमोटैक्सिस हुई, ठीक है, यहाँ पर पहुंच के मेरा जो WBC है उसने रिकग्नाइज कर लिया कि यार मुझे इसी की तलाश थी, तुम्हारी तलाश में मैं भागता भागता यहाँ तक पहुंचा, रिकग्नाइज कर लिया एंटीजन को और उससे अटैच कर लिया। जब अटैचमेंट हो गई तो हमारे पास फैगोसाइटोसिस क्या है? फैगोसाइटोसिस टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इनगल्फिंग मैकेनिज्म होता है। ये मेरा WBC है, ठीक है, दिस इज माय WBC, दिस इज माय पैथोजन, ये इसके पास आएगा और ये इसको अपने अंदर इनगल्फ करने की कोशिश करेगा। ये इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेनस वेसिकल बना लेगा और इस वेसिकल से इसका इनटेक कर लेगा। एक प्रॉपर डायग्राम मैं आपको दिखा दूंगी अभी, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, सो आई एम नॉट इवन ट्राइंग। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पर? एंडोसाइटोसिस हो रहा है, या फैगोसाइटोसिस बोल लो, उसको इनगल्फ कर रहा है ऑफ पैथोजन। अब जब मेरे पास एंडोसाइटोसिस हो गया, मेरे बैक्टीरिया ने उसको इनगल्फ, सॉरी मेरे WBC ने बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया या पैथोजन को इनगल्फ करके अंदर बुला लिया, तो अब ये क्या बन गई है? मेरी फैगोसाइटिक वेसिकल। तो मेरे पास वो बाउंड्री होगी जिसमें मेरा पैथोजन इनक्लोज्ड होगा इनसाइड माय फैगोसाइट, इनसाइड माय WBC। उस वेसिकल को मैं फैगोसाइटिक वेसिकल बुलाऊंगी, या उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है फैगोजोम। हमारे पास हमारे जो सेल्स हैं, हम जब सेल स्ट्रक्चर का टॉपिक पढ़ते हैं तो हम एक चीज पढ़ते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गेनील होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम बेसिकली एक हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील होता है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होती है, गोल्जी प्रोड्यूस करता है लाइसोसोम को, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। मेरे पास ये मेरा WBC है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास वो मेम्ब्रेन है, एंडोसाइटिक वेसिकल है, जिसके अंदर क्या है? मेरा पैथोजन है, दिस इज माय पैथोजन, ठीक है, ये मेरा पैथोजन है, इसको इनकल्फ कर चुका है मेरा WBC। ये क्या है? ये मेरे पास मेरी फैगोसोम या फैगोसाइटिक वेसिकल है। मेरे पास मेरी बॉडी में, सॉरी मेरे WBC में लाइसोसोम है, और लाइसोसोम के अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ये, यस, ये बिल्कुल फैगोसाइट है। फैगोसाइट साइट कहते हैं सेल को, फैगो का मतलब फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करने वाला, तो फैगोसाइट फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करने वाला सेल, ठीक है। ये लाइसोसोम जाएगी और अपने आप को अटैच करेगी इस फैगोसोम से, ठीक है, ये फैगोसोम से अटैच करेगी तो होगा क्या? ये इसकी अटैचमेंट हो गई लाइसोसोम की फैगोसोम से। और अब ये क्या करेगी? इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये उन एंजाइम्स को इस वेसिकल के अंदर रिलीज करेगी। जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये, अच्छा, जब मेरे पास लाइसोसोम फ्यूज करता है फैगोसोम के साथ, तो इस मिक्सचर को या इस क्या कहते हैं मॉलिक्यूल को हम क्या बुलाते हैं? इसको हम बुलाते हैं फैगो लाइसोसोम। तो हमारे पास क्या हुआ था? पहले फैगोसोम फॉर्म हुई थी कब? जब हमारे पास पैथोजन अंदर आ गया था, इनगल्फ हो गया था WBC के अंदर।
फिर जब उस फैगोसोम पे लाइसोसोम आकर अटैच हुई तो वो क्या बन गया, फैगोलाइसोसोम। लाइसोसोम ने अपनी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करना शुरू की इस वेसिकल के अंदर, क्यों? ताकि मेरा बैक्टीरिया डाइजेस्ट हो जाए, मेरा पैथोजन डाइजेस्ट हो जाए, टूट जाए। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विद इन द लाइसोसोम्स दे आर सिक्रीटेड इनटू दिस वेसिकल्स। बिल्कुल, फैगोसोम हमारे पास वो वाली वेसिकल है जो एंडोसाइटोसिस के बाद बनी थी। फैगोलाइसोसोम उस एंडोसाइटोटिक वेसल के साथ जब लाइसोसोम आकर अटैच कर जाता है तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बुलाते हैं, फैगोलाइसोसोम बुलाते हैं। इज दिस क्लियर, द डिफरेंस बिटवीन अ फैगोसोम एंड अ फैगोलाइसोसोम? Phagosome is just the vesicle with the bacteria inside it, एंड phagolysosome is जब उस वेसिकल पे लाइसोसोम आकर अटैच करके अपनी एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहा हो तो उस मिक्सचर को हम क्या बुला रहे होते हैं, phagolysosome बुला रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम ने इस फैगोसोम के अंदर जब सिक्रिएट की तो हमारे पास बैक्टीरिया डाइजेस्ट हो गया। ऑब्वियसली डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारे पास पड़ा हुआ होगा। जब वो वेस्ट मटेरियल और हमारे पास अब फैगोसाइड ने अपना काम कर लिया, एंगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया हो गई है, डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया हो गई है। अब हमारे पास जो भी कचरा, जो भी रेजिडुअल चीजें पड़ी हुई हैं वो हमारे पास, अब उसको एक्सोसाइटोसिस से उस वेस्ट मटेरियल को हम क्या कर देंगे, एक्सपेल आउट कर देंगे। सो लेट्स क्विकली रिकैप दिस। सबसे पहले जैसे आपने मुझे बताया क्या होता है, हीमोटैक्सिस होता है। हीमोटैक्सिस हो गया, मूवमेंट हो गई फैगोसाइड की टुवर्ड्स द पैथोजन। फिर उसने जाके जब पैथोजन के पास पहुंच गया तो रिकग्निशन हुई और क्या हुई, अटैचमेंट हुई। रिकग्निशन और एंडो अटैचमेंट के बाद क्या हुआ, एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस कह लूं, जिसके नतीजे में क्या फॉर्म हुई हमारे पास, फैगोसोम फॉर्मेशन हुई। फैगोसोम फॉर्मेशन जब हुई तो हमारे पास लाइसोसोम अटैचेस टू द phagosome, forms phagolaisosome। लाइसोसोम अटैच कर गई फैगोसोम के साथ, फैगोलाइसोसोम बन गया तो हमारे पास लाइसोसोम सिक्रीट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम who digest the pathogen। When this pathogen is digested, it's engulfed, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेसिकली रेजिडुअल डाइजेस्टिव वेस्ट बच जाता है। ठीक है, रिमेनिंग मैटर, remaining residual waste is removed via exocytosis. Is this clear so far? अच्छा, लास्ट बिट एंड देन वील कॉल इट अ डे। हमारे पास ये तो मैंने बता दिया कि फैगोसाइटोसिस हो गया। अगर मेरे पास, ये मेरे पास क्या था, इनेट रिस्पॉन्स जो फैगोसाइट्स परफॉर्म करते हैं, ये मेरे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो मेरे पास बेसिकली अगर तो फैगोसाइटोसिस के नतीजे में बैक्टीरिया डाइजेस्ट हो गया, खत्म हो गया और उसको मैंने वेस्ट को भी एक्सपेल आउट कर दिया, वेरी गुड, यहाँ पर मेरा इम्यून रिस्पॉन्स खत्म। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पर ही फैगोसाइट्स ने डिफीट कर दिया, खत्म कर दिया मेरे इसको, बैक्टीरिया को या पैथोजन को। लेकिन क्या होता है, लेट्स क्विकली नंबर दीज प्रोसेसेस, 1 2 3 4 5 एंड 6। मेरे पास कभी कभार ये होता है कि जब मेरा फैगोसाइट फैगोसाइटोसिस परफॉर्म इनगल्फ कर लेता है बैक्टीरिया को, लाइसोसोम अटैच करके उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है, बट वो रियलाइज करता है कि यार दिस पैथोजन इज वेरी पावरफुल और खाली मैं तो इस पैथोजन को डिफीट नहीं कर सकता, इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कभी कभार इस वाले फेस पर जो फैगोसाइट होता है वो रियलाइज करता है दैट आई कैन नॉट डिफीट दिस अलोन, आई नीड हेल्प।
मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता कंप्लीटली। तो जो थोड़ा बहुत उसने पैथोजन को डाइजेस्ट किया हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फैगोसाइट है, लेट मी ड्रॉ फैगोसाइट फॉर यू, दिस इज माय फैगोसाइट। क्योंकि फैगोसाइटोसिस परफॉर्म कर रहा था, ये इसका न्यूक्लियस आ गया। इसने स्टेज 5 पे रियलाइज कर लिया दैट आई कैन नॉट डिफीट दिस पैथोजन अलोन। सो व्हाट हैपेंस इज कि इसको अब हेल्प चाहिए। अब इसकी हेल्प के लिए कौन आएगा? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, सबसे कॉम्प्लेक्स सबसे पावरफुल लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, लिम्फोसाइट्स। इसको लिम्फोसाइट्स को बुलाना है कि भाई ये मुझसे अकेले हैंडल नहीं हो रहा, अकेले मैनेज नहीं हो रहा, प्लीज कम टू हेल्प। बट वो कैसे बताए लिम्फोसाइट्स को, कैसे सिग्नल दे? तो वो क्या करेगा कि जो इसने पैथोजन को इनगल्फ किया था, जिससे थोड़ा बहुत शायद व्हाट डू यू से डाइजेस्ट भी किया था, वो उस पैथोजन को एज एंटीजन बनाकर अपनी सरफेस पे लेके चला जाएगा। और ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली दिखा रहा है कि देखो ये एंटीजन मेरे पास आ गया है, मुझसे अकेले ये डिफीट नहीं हो रहा, प्लीज कम एंड हेल्प मी। तो ये क्या कर रहा है? ये एंटीजन प्रेजेंटेशन कर रहा है। ये प्रेजेंट कर रहा है कि देखो मैं इस मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, मुझे इसने अटैक कर दिया है, आई नीड योर हेल्प, प्लीज कम। This phenomena where a phagocyte presents its digested pathogen as an antigen to call the lymphocyte or to activate the lymphocytes to please come and help, that phenomena is known as antigen presentation। और जो phagocyte जो सेल एंटीजन प्रेजेंटेशन कर रहा होता है उसको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बुलाते हैं। और हमने कहा था कि जो फैगोसाइट्स हैं वो दो किस्म के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। तो खाली मैक्रोफेजेस के पास ये एबिलिटी होती है एंटीजन प्रेजेंटेशन की, न्यूट्रोफिल्स नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? कि कभी कभार हम 6 स्टेप तक कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते, हम मिडवे रियलाइज कर लेते हैं कि यार अकेले तो हम इसको नहीं डिफीट कर सकते, हमें दूसरे सिस्टम की मदद लेनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे कोई झंडा दिखाना है, कोई कॉल ऑफ हेल्प पुकारनी है। वो मैं कैसे करूंगी कि मैं जिस पैथोजन से लड़ रही हूँ उसका कुछ पार्ट मैं अपनी सरफेस पे शो करूं, प्रेजेंट करूं कि भाई ये मैं इसमें फंस गया हूँ, मुझे इससे निकालो या आओ मिलकर हम इसको खत्म करें। इसको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन, जो कि मैक्रोफेजेस करते हैं। यहाँ से फिर हमारे पास लिम्फोसाइट्स आते हैं, एक्टिवेट होता है उनका पूरा अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? कोई चीज जो लगा मैंने जल्दी से करा दी हूँ, फिर से पढ़ाऊं? कोई क्वेश्चन?